उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां बदमाशों ने एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि घटना वाले दिन उस लड़के का तिलक समारोह था, लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंचता, बदमाशों ने उसे गोली मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार वो लड़का वहां से गुजरता दिखा, लेकिन तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश उसके करीब पहुंचे और उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वो लड़का लड़खड़ा गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी की और उतरकर नीचे बैठ गया। देखते ही देखते वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान आसपास मौजूद कुछ लोग उसके करीब पहुंचे और उसकी मदद की कोशिश की। हालांकि बुरी तरह घायल उस लड़के को बचाया नहीं जा सका। यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि यूपी एटीएस की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां वो रागिब आलम नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि रागिब आलम कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाया था। यूपी एटीएस अब रागिब आलम को लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है। एटीएस ने रागिब आलम का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद महेश शर्मा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। डेफ एंड डम बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट है, क्या लगता है बड़ी साजिश है? देखिए, इसके पीछे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। तो ना जिस तरह के लोगों को इसमें बनाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तारी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है अब इसको पूरा ही पर्दाफाश किया जाएगा और इस व्यवस्था को भी किसी तरह से भी निर्मूल खत्म किया जाएगा। बिल्कुल सर, धर्मांतरण के साथ साथ टेरर कनेक्शन भी जोड़कर देखा जा रहा है, विदेशी फंडिंग भी आ रही है, तो क्या लगता है कि इस तरीके की चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई यहाँ पर? देखिए, इसके पीछे कोई गहरी साजिश नज़र आती है जिसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है और इसका जाकलन हमारी एटीएस सर्विस कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और चाहे कितने भी लोग हों, कोई भी लोग हों, इसका पर्दाफाश कर उसका उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और आगे किसी की हिम्मत धर्मांतरण की किसी लालच लोभ में ना करी जाए या किसी साजिश के तहत उसके भी व्यवस्थाएं की जा रही है। और अब बात करेंगे उन दो तस्वीरों की जिनके सामने आने के बाद पुलिस और उसके पूरे बंदोबस्त पर सवाल उठने लगे हैं। ये दो तस्वीरें असल में दो वारदात की चश्मदीद हैं। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के पालम इलाके से सामने आई है, जिसमें एक नौजवान को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, इतना कि उसका सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गया। जबकि दूसरी तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में कैद दर्दनाक तस्वीरें। बेरहम वारदात की गवाह तस्वीरें। बेसब्र गुस्से की चश्मदीद तस्वीरें। बुजुर्ग की हत्या का वीडियो वायरल। इन दो तस्वीरों के बीच फासला बेशक सैकड़ों किलोमीटर का है, लेकिन वारदात बिल्कुल एक जैसी है, दर्दनाक। पहली तस्वीर सामने आई दिल्ली के पालम इलाके से। यहाँ की सात कॉलोनी में एक बाइक सवार को तीन लोगों ने मिलकर पीट कर अधमरा कर दिया। ये किस्सा बीती 18 जून की शाम 5 बजे का है और मसला महज बाइक के स्कूटर से छू जाने का है। सीसीटीवी में कैद वारदात के मुताबिक एक शख्स महिला के साथ हाथों में रॉड लेकर गली से भागता हुआ आता है और गली के मोड़ पर चलते ट्रैफिक के बीच वो उस लड़के पर हमला बोल देता है, जो पीठ पर बैग लटकाए हेलमेट हाथ में लेकर वहां मौजूद था। महिला बीच बचाव करती दिखती है, लेकिन रॉड वाला शख्स उस लड़के पर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है। इसी बीच ग्रीन टी शर्ट पहने एक और शख्स वहां पहुंचता है और वो भी लड़के की पिटाई शुरू कर देता है। इसी बीच वो रॉड वाला शख्स आगे बढ़ता है और रॉड का भरपूर वार
उस लड़के के सिर पर कर देता है, जिससे उसके सिर में और गहरी चोट लगती है और खून बहने लगता है। घायल लड़के की पहचान अनिकेत के तौर पर हुई है। मारपीट की इस वारदात का पता पुलिस के पास भी पहुंचता है, लेकिन आदतन पुलिस हल्की धाराओं में केस दर्ज करके मामले को रफा दफा करने में लग जाती है। ये आरोप अनिकेत के घर वालों ने पुलिस पर लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अब बात दूसरी तस्वीर की, जो नाव से आई है। और नाव के अचलगंज थाना इलाके में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बुजुर्ग को 6 लोग लाठियों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन पुरानी इस घटना में अचलगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी और उस बुजुर्ग के 2 बेटे जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन सबसे खौफनाक पहलू ये है कि पुलिस पर अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से न निभाने का भी आरोप लगा है, क्योंकि इस वारदात के बाद पुलिस ने मारे गए बुजुर्ग के घायल बेटों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में पाबंदी के बावजूद पिकनिक मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद लोग नियम मानने को तैयार नहीं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी 24 घंटों में कोरोना के 9,974 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 143 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के सीएम ने केंद्र से वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। अशोक गहलोत ने दावा किया कि वैक्सीन की कमी की वजह से कई जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ रहा है। यूपी के बिजनौर में गंगा में बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कटान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। आसपास के 40 मकान कटान की जद में आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। सूचित किया जाता है कि गंगा का कटान तेजी से चल रहा है। यूपी के सोनभद्र में तेज बारिश के बाद 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। यूपी के आजमगढ़ में बरसात के पानी को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी और 2 को घायल कर दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है, जबकि पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन किया है। यूपी के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के एक इनामी बदमाश को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हत्या और लूट के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पटना के कंकड़बाग इलाके में देर रात एक फल की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना की हालत में सुधार को देखते हुए पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया गया है। आज से दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में शादी की इजाजत होगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ जिम, योग सेंटर और बार खोले जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है और इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना के कहर से नक्सलियों में भी हाहाकार मचा हुआ है। कई कुख्यात बड़े नक्सली कमांडरों की मौत हो चुकी है, तो कई बड़े नक्सली लीडर मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। नतीजा ये हुआ है कि पहली बार लाल सेना में बिखराव की नौबत आ चुकी है। लाल सेना में हाहाकार। नक्सलियों पर कोरोना का कहर।
12 नक्सली कमांडरों की मौत, 25 से ज्यादा नक्सली कमांडर बीमार, कोरोना वायरस नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा है। हालात ये हैं कि बेखौफ लाल सलाम करने वाले नक्सली अब वायरस से बुरी तरह डरे हुए हैं। कई बड़े कमांडर की मौत और बीमारी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। 5 राज्यों में फैला हुआ नक्सलियों का नेटवर्क अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पिछले काफी लंबे समय से कोई बड़ी रणनीति नहीं बनी है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। जंगल में छिपकर रहने वाले नक्सली बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है, तो जो बचे हैं वो बुरी तरीके से कोरोना से बीमार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से नक्सलियों के 12 बड़े कमांडरों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा बड़े कमांडर बुरी तरह बीमार हैं और मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मरने वाले कई कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थीं। कोरोना की वजह से नक्सलियों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान महिला विंग का बताया जा रहा है। उनके बड़े काडर हिडमा जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, सोनू जो कि बटालियन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर है, विनोद डीवीसी, राजेश डीवीसी, नंदू जो टेक्निकल टीम का 2IC है, और भी काफ़ी सारे माओवादी जो हैं वो बीमार चल रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 माओवादियों की नक्सलियों ने खुद कोरोना से मौत स्वीकारी है। जितने बड़े कमांडर उतने ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतने ही अधिक लोगों से मुलाकात, कभी गांव वालों के साथ मीटिंग तो कभी दूसरे राज्यों की यात्रा। नक्सलियों का मास्क और दूरी से कोई नाता नहीं होता, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़े लीडर एक एक करके वायरस की चपेट में फंसते चले गए और संगठन बिखरता गया। कोरोना में मारे गए लाल सलाम के कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थी। उनमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन टीम का चीफ हरिभूषण, स्टेट कमेटी मेंबर और टेलीकम्युनिकेशन प्रमुख शोभराय, सप्लाई चेन प्रमुख मोहन वेट्टी, टेक्निकल टीम के प्रभारी आयतू और महिला विंग की प्रभारी भरत अक्का का नाम शामिल है। और इनके जाने के बाद से नक्सल संगठन कमजोर हुआ है। कोरोना वायरस ने सबसे पहले कुख्यात नक्सली हरिभूषण को अपना शिकार बनाया। हरिभूषण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक था। हरिभूषण संगठन के पैसों को जमा करके रखता था। हरिभूषण की मौत के बाद अब नक्सलियों को नहीं पता कि उनका पैसा कहां कहां रखा है। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भी था और तेलंगाना एरिया में बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े तेंदुपत्ता ठेकेदारों से उसके रिश्ते रहे हैं। उसके मरने से नक्सल संगठन को काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा लाल सेना के ऐसे कई अहम चेहरे हैं जो अब कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक नक्सली कमांडर बीमार हैं और इनकी हालत बहुत ही खराब है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। अभी भी ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेके उनको जो है आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है। बेहतर इलाज तो बहुत दूर की बात है। पुलिस नक्सलियों की मदद करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को सरेंडर करना होगा और इसके लिए नक्सली कभी तैयार नहीं होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल सीमा के पास एक पुल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मुनस्यारी के पास सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO ने इस 70 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह सीमा के पास बने 3 और पुलों को भी देश को समर्पित करेंगे। इनके चालू हो जाने से सुरक्षा बलों की उत्तराखंड में चीन की सीमा तक पहुंच आसान हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बदमाशों ने ड्यूटी से लौट रहे एक रेलवे कर्मचारी की सोने की चेन और पर्स लूट लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल से जाता दिखा। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने उस कर्मचारी को रोक लिया। मोटरसाइकिल से उतारने के बाद उन्होंने उससे उसकी सोने की चेन और पर्स लूट लिया। इस दौरान उस आदमी ने बदमाशों से उलझने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली। लूटपाट के बाद एक बदमाश उसकी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट कर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सड़क पर किसी गाड़ी को आता देख उसने मोटरसाइकिल छोड़ दी और अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया। बाद में वो कर्मचारी पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। छानबीन करके इसमें पता करें कि किसके द्वारा ये घटना की गई है और इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी वीडियो की मदद से लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वडोदरा में वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाने पर 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। वडोदरा में वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चला रहे गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन लोगों पर वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने और लोगों को वैक्सीन न लगवाने के लिए उकसाने का आरोप है। यूपी के रायबरेली में कुछ महिलाओं ने हमला कर अवैध निर्माण रोकने पहुंचे लेखपाल को घायल कर दिया, जिसके बाद एसडीएम और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रुकवाया और आरोपी 4 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर नगर पालिका ने एक पिज्जा आउटलेट पर 30,000 का जुर्माना लगाया। यूपी के सहारनपुर में ड्यूटी से लौट रहे रेलवे कर्मचारियों के साथ हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में लुटेरे मारपीट कर पैसे और बाइक लूटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सामने से एक दूसरे कर्मचारी को आता देख बदमाश बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं हिरासत में लिए गए आदमी का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में फायरिंग की। यूपी के फिरोजाबाद में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की ये पूरी वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जिसके लिए उन्होंने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बहुत बेहतर नतीजा निकला है। और मैं खुद पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ, हमारे इम्तियाज़ जलील के साथ एमपी हैं, सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। तो बड़ी अच्छे तरीके से ताकत के साथ हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उससे पहले पूरी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए एक जबरदस्त धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। धमाका कैसे हुआ ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से आसपास की 7 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इमारतों की खिड़कियां तक टूट गई। इतना ही नहीं, सड़क पर खड़ी 2 बसों को भी धमाके की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। हादसे में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि ये धमाका इमारत में मौजूद एक रेस्टोरेंट में हुआ और इस वजह से वहां की पुलिस गैस सिलेंडर में धमाके की भी आशंका जता रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले का यह तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनके जनाजे में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस हादसे में
फयाज अहमद के साथ उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से परिवार इस वक्त मातम में डूबा हुआ है। एक साथ परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इसके बाद अब सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी यह है कि कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का ये तीसरा मामला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी की हत्या की गई। आतंकियों ने उन्हें गोली मारी और 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर यह तीसरा हमला था जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए ड्रोन में अत्याधुनिक GPS तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं शुरुआती जांच के बाद NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी है। बताया गया कि लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी और उनके 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में कारोबारी की पत्नी घायल हो गई हैं। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। आपको बता दें, हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। गाजियाबाद में वीडियो बनाने पर पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस की गाड़ी के साथ वीडियो बनाना एक लड़के को काफी भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। असम के तिनसुकिया में पुलिस ने छापा मारकर एक होटल से भारी मात्रा में शराब जब्त की। शराब की इन बोतलों को होटल के अंदर छिपाकर रखा गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शादी समारोह के दौरान चोर ने गहनों और पैसों के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। चोर ने एक बच्चे की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी यह करतूत होटल में लगे CCTV में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूल्हा राजेश डिगर से अपनी बारात लेकर मलकापुर जा रहा था। रास्ते में दूल्हे ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर पहले वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन सेंटर पर बनाए गए सेल्फी स्टैंड पर उसने सेल्फी भी खिंचवाई। इसके बाद मलकापुर पहुंचकर उसने 7 फेरे लिए और शादी की औपचारिकताएं पूरी की। आने से पहले वैक्सीन लगाई हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं विवाह में आया। मुंबई के सायन अस्पताल में हुई मारपीट के विरोध में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो वो सामूहिक छुट्टी पर चले जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। छापे के दौरान 12 लड़कियों समेत 22 लोग पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक यहां 2 बंगलों में रेव पार्टी चल रही थी, जहां बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। पकड़े गए आरोपियों में कई लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां गिट्टी से लदा एक ट्रक सड़क से गुजर रहे ऑटो पर पलट गया। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक के वजन से सड़क अचानक से धंस गई और वो ट्रक बगल से गुजर रहे ऑटो और एक दूसरी गाड़ी पर ही पलट गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो ट्रक वहां से गुजरता नजर आया। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखाई दी, लेकिन तभी सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में आने से वो ट्रक बगल से गुजर रहे ऑटो पर ही पलट गया। वहां मौजूद एक दूसरी गाड़ी भी उसकी चपेट में आ गई। गाड़ी चला रहा था और एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ गया। सामने आई तस्वीरों में वो ऑटो पूरी तरह ट्रक के नीचे दबा नजर आया। हादसे के वक्त ऑटो में एक ड्राइवर और एक यात्री भी मौजूद था, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर ने नए IT नियमों के पालन के लिए इनकी नियुक्ति की थी। ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब नए IT नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है।
नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है। आपको बता दें 25 मई से लागू हुए नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा के जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है और उसका पानी अब निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिजनौर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों से इलाका खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की अपील करनी पड़ी। सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए और अपनी व अपने पशुओं की सुरक्षा करें। गंगा का बहाव देख वहां रहने वाले लोग भी सहमे दिखे। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनसे घर खाली करने की अपील तो कर दी, लेकिन उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये तो कह गया है उनका कहीं ले जाओ सामान, इन्हें कहाँ कह रहे हम ले जाकर अब बच्चों को। डरे हुए लोग किसी तरह बांस और लकड़ी के खंभों की मदद से कटाव को रोकने की कोशिश करते दिखे ताकि मिट्टी को कटने से रोका जा सके। हालांकि बहाव के आगे उनका ये इंतजाम भी काम नहीं आया। कोरोना महामारी के दौरान संयम, सावधानी और जागरूकता को ही वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना गया। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस नीति पर चलते हुए कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सका है। योगी सरकार ने न सिर्फ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया, बल्कि टीका लगाने के मामले में भी सरकार दूसरे राज्यों से कहीं आगे है। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की नीतियों का असर। टीका और टेस्ट में टॉप पर योगी सरकार। वायरस के खिलाफ सरकार की प्लानिंग का हथियार। कोरोना की दूसरी लहर का चक्रव्यूह तोड़ना हरगिज आसान नहीं था। एक तरफ देश में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, तो मरीजों की तादाद भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी। लिहाजा यूपी सरकार ने कोरोना के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की कि दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब राहत की सांस ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की अगुवाई में राज्य ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में एक नया इतिहास रच दिया है। दावा किया जा रहा है कि 26 जून तक यूपी में 3,04,50,000 से ज्यादा लोगों को टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 5,70,85,424 कोरोना टेस्टिंग करने वाला यूपी इकलौता राज्य बन गया है। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास, मुफ्त वैक्सीनेशन सबको वैक्सीनेशन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीका लगाने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल में योगी सरकार का मास्टर प्लान इस कदर दूरदर्शी साबित हुआ कि विश्व स्वास्थ्य और नीति आयोग भी सरकार के कदमों की सराहना कर चुका है। आने वाले समय के लिए भी योगी सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की योजना है। इसके लिए राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। गांव में लोगों तक आसानी से टीका पहुंचाने के लिए पंचायत घरों और स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जुलाई से रोज 10 से 12 लाख और अगस्त में 12 से 20 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में शनिवार को एक ही दिन में 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के 89,50,659 लोगों को टीके की डोज दी गई है, जबकि 45 साल से ज्यादा की उम्र के 1,82,32,139 लोग टीका लगवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन ने बीते 26 दिनों में 53,354 प्रधानों और 57,601 कोटेदारों से कोरोना से बचाव और टीका लगवाने की अपील की है। योगी सरकार का TTT यानी टेस्ट, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का फार्मूले ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर को भारी तबाही मचाने से पहले ही रोक लिया गया। सरकार की फिक्र है कि अब वो तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट कर कैसे बचाए। इसको लेकर पूरे हालात पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
नजर बनाए हुए हैं।